बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट हो रहा है अब ये। और टॉपिक जो आज हमने करना है वो है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का। तो मोमेंट क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स, जो हमने पीछे पूरा लेक्चर पढ़ा था इस बारे में कि मोमेंट ऑफ फोर्स उसी टॉर्क को कहते हैं। अब टॉर्क क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाएं और उसके अंदर रोटेशन आए तो जो उसमें रोटेशनल इफ़ेक्ट हमें नज़र आता है या फील होता है वो टॉर्क कहलाता है। तो अब इसके अंदर आपके पास जो हमने सारी डिटेल देखी थी तो उसमें एंड पर हमने उसका फार्मूला देखा था। पहले तो डिटेल में हमने 4 चीज़ें देखी थी। रिजिड बॉडी क्या होती है, फिर हमने देखा था एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, फिर देखा था कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और एंड पर देखा था मोमेंट आर्म क्या। और फिर मोमेंट आर्म के बाद हमने इसका फार्मूला ड्राइव किया था, टॉर इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल। और एंड पे यूनिट देखी थी न्यूटन इनटू मीटर। अब इसी टॉपिक को आगे हमने कंटिन्यू करना है। और जैसे ये मिनी एक्सरसाइज भी आपको करने के लिए दी थी, तो और कोई न्यूमेरिकल भी आपको करने के लिए दिया था, एग्जांपल भी करने के लिए दी। खैर जहाँ पर भी आपको कोई इशू हो आप उसको मार्क करेंगे, नोट डाउन करेंगे, अपने एंड के ऊपर आपने वर्किंग करनी है। जहाँ पर आप स्टक होंगे वो जगह आपने मुझे दिखा देनी क्लास में आके कि ये इस जगह पर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसके बाद मैंने क्या करना है। ये नहीं कि आपने बिल्कुल ट्राई नहीं करना और फिर आपने कह देना मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी क्या करूँगा क्या। आपने डाटा लिखना है, फार्मूला अप्लाई करना है, जो जहाँ तक आपको समझ आती है आपने अटैम्प्ट करना है। और मीनिंग साइज़ के बारे में आपको मैं बताया था कि ये एग्जांपल 3.2 जो थी उससे वो उस वे में होगी। फार्मूला तो आपके पास टॉर्क का ही लगेगा, एफ इंटू एल वाला, तो उसी तरह से होगी जैसे वहाँ पर था M1A1 इज इक्वल टू M2A2। यहाँ पर भी सी से F1L1 इज इक्वल टू F2L2 के थ्रू ये होगी। और एक मीनिंग साइज़ आपकी प्रीवियस भी रहती है, तो मीनिंग साइज़ के ऊपर भी आपने नंबरिंग करनी है और उसी तरीके से आपने इनको लिखना है। मीनिंग साइज़ नंबर 1, मीनिंग साइज़ नंबर 2, जिसमें प्रीवियस लेक्चर हम नोट्स बनाते रहे। सिर्फ ये कि अब मैं वैसे लिख नहीं रहा, तो आपने इसका ये नहीं कि आपने इसको उस तरह से करना नहीं, अपने इसके चैप्टर के भी प्रॉपर नोट्स उसी तरीके से बनाने जिस तरह से आपको गाइड किया जा रहा था। तो ये एक मीनिंग साइज़ थी इसमें कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसकी लेंथ बेस की और परपेंडिकुलर की दी हुई है, तो आपने साइन थीटा कॉस से टैन थीटा निकालना है। तो आपको लेंथ किसकी दी है, बेस और परपेंडिकुलर की, तो आप हाइपोटेन्यूज अपने निकालना है। तो आपको फार्मूला एक मैंने वाइट बोर्ड पे लिख के दिखाया था इस टॉपिक के होते हुए। हाइपोटेन्यूज निकालने का फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो वहाँ से आपके पास बेस और परपेंडिकुलर आपको पता है, तो वहाँ से आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। जब हाइपोटेन्यूज आपके पास आ जाएगा तो फिर आपके पास ये प्रीवियस जो हमने ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज पढ़े थे, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, तो जस्ट आपने यहाँ पे इनके अंदर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस की वैल्यूज पुट करनी है, तो आपके पास ये आ जाएगा, इनके आंसर्स आ जाएंगे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा के इन 3 पार्ट्स में आपने ये चीज़ फाइंड करनी है। तो अब जो फिर उसके बाद हमने ये टॉर्क का टॉपिक पढ़ा, फिर इसकी मीनिंग साइज़ और ये सारा कुछ हो चुका था। अब जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो आपका ये है टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो लेट में मैं आपको क्वेश्चन पहले इसका लिखवा देता हूँ जो हमारे वो हो चुके थे, और अब ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर है मैं बता देता हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स शायद प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैं कोई क्वेश्चन नंबर नहीं बता पाया, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 तो को बताया था व्हाट इज़ हेड टू टेल रूल। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो आपका था राइट डाउन फार्मूलाज ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, वो जो आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर फार्मूलाज लिखे थे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। और उसी के साथ आपने जो मिनी एक्सरसाइज अभी आपको बताइए साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा निकालने के लिए, वो भी आपने कर लेनी है और उसको आपने मिनी एक्सरसाइज नंबर 1 टाइटल दे देना, हेडिंग दे देनी है। फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये टॉपिक लिखना था एक्सप्लेन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इसके अंदर आप
पार्ट्स बना लीजिएगा ABCD, 4 पार्ट्स इस क्वेश्चन के ना। ए में आपने डिफाइन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लिख देना है। टॉपिक आपके माइंड में होना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो डिफाइन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्टार्ट में परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की डेफिनेशन जो लिखी हुई थी वो आपने ये स्टार्ट में इफ़ अ फोर्स इज़ बाउंड बाय टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज आर कॉल्ड इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो ये आपके पास ए पार्ट हो जाएगा। बी पार्ट है डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, तो नीचे जो आपके पास पिंक कलर की डेफिनेशन लिखी है वो आपने लिखनी है। फिर उसके बाद डिराइव फार्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, तो इसके बाद जितना भी टॉपिक है वो आपके पास पार्ट सी जो है आपको जो भी क्वेश्चन बताया डिराइव फार्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, ये आपका पार्ट सी है। और पार्ट डी आपका है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो इसके अंदर आपने ये वाला टॉपिक जो आगे का था ये लिखना है। मतलब इस टॉपिक को आपने 4 पार्ट्स बना देने ABCD, और चाहे आप शुरू में चारों पार्ट्स क्वेश्चन इकट्ठे लिख दें ABCD, और फिर उसके बाद ये टॉपिक आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसको लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स जो हमारे हो चुके थे 4.1, 4.2 और 4.3, 4.5 हो चुके थे, और 4.2 एग्जाम्पल हो चुकी थी। फिर उसके बाद टॉर्क का टॉपिक हमने पढ़ा था, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 होगा, एक्सप्लेन टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। सॉरी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये क्वेश्चन नंबर्स नहीं बता पाया, तो आपने बहरहाल इनको क्वेश्चन नंबर्स को ध्यान में रखते हुए टॉपिक जो है वो नोट डाउन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपने डिफाइन टॉर्क, क्वेश्चन नंबर 8 आपका एक्सप्लेन टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, और उसके आपने फिर ABCDEFGH तक आपने मतलब 8 पार्ट्स उसके बना लेने, और फिर आपने उनको आंसर लिखने हैं। पहला पार्ट आपका ए है डिफाइन टॉर्क, बी पार्ट आपका है एग्जांपल ऑफ टॉर्क, और सी पार्ट आपका है डिफाइन टॉर्क में तो आपको टॉर्क की डेफिनेशन ये लिखी हुई है पिंक वाली। बी पार्ट आपका एग्जांपल ऑफ टॉर्क, तो एग्जांपल ऑफ टॉर्क के अंदर आपको बताया था, बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हैं, ये आपके पास लिखी हुई है कॉमन एग्जांपल इसकी, तो यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। खुद से भी को कहा था कि ये क्विक क्विज़ है, इसके अंदर से आपने कर लेना। फिर उसके बाद आपके पास सी पार्ट में व्हाट इज़ रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी ऊपर लिखी हुई है, ये आपने लिखनी है। फिर डी पार्ट में आपके पास एक्सेस ऑफ रोटेशन लिखना है, व्हाट इज़ एक्सेस ऑफ रोटेशन, और ई पार्ट के अंदर आपके व्हाट इज़ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वो भी आपके पास है। और फिर एफ पार्ट है आपका व्हाट इज़ मोमेंट आर्म, और जी पार्ट है आपका ऑन व्हाट फैक्टर डज टॉर्क डिपेंड, तो ये आपका नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है टॉर्क किन पर डिपेंड कर। और एच पार्ट आपका है फार्मूला एंड यूनिट ऑफ टॉर्क, तो इसके बाद जो रह जाएगा ये मैथमेटिकली ये आपके पास फार्मूला, और अगले पेज पे इसकी जो रह गया ये इसकी यूनिट। तो ये एच पार्ट आप इसके बनाएंगे एच तक, तो ये आपके सारे पार्ट्स एक दफ़ा लिख लें, और फिर उसके बाद ये कंप्लीट टॉपिक आप लिख लें, ताकि आपके माइंड में हो कि अलग से भी आपसे कोई चीज़ पूछी जा सकती है, इसीलिए इस तरह से काम किया जा रहा है। फिर उसके बाद ये आपका क्विक क्विज़ नंबर 1 था, ये आपको समझा दिया था, ये आपने करना है। और एग्जांपल 4.3 आपको कराई थी, ये आपकी होगी है। फिर इसके बाद इसकी मीनिंग साइज़ नंबर 2 ये आपको समझा दी थी, ये जो साइड पे ये होगी। फिर प्रॉब्लम 4.4 ये आपने कर लेना था। प्रॉब्लम भी लेट से मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉब्लम आपका। तो ये प्रॉब्लम 4.4 है, ये आपने करने के लिए आपको बोला था। इसके साथ ही ये मुझे बताना भूल गया, और ये था आपका प्रॉब्लम 4.9 ये वाला। तो ये एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट उसी तरह से को वो मिनी एक्सरसाइज जो है वो एग्जांपल 4.3 के साथ जो मिनी एक्सरसाइज है बिल्कुल आपने उसी तरीके से करना है। इसमें भी वही F1 L1 इज इक्वल टू F2 L2 से आपने जो है वो L2 फाइंड करना होगा। तो और उसी एग्जांपल 3.2 की मेथडोलॉजी को उस पैटर्न को फॉलो करते हुए ये आपका होगा। तो इस तरह से आपके ये 4.9 तक आपके 6 न्यूमेरिकल हो चुके होंगे, क्योंकि 4.5 तक हम ऑलरेडी सारे कर चुके थे, अब ये 4.9 भी हो गया, तो 6 आपके न्यूमेरिकल हो जाएंगे। बाकी आपके पास टॉर्क के टॉपिक तक 3 एग्जांपल हो चुकी हैं, 2 आपकी मिनी एक्सरसाइज हो गई हैं, एक आपका क्विक क्विज़ नंबर 1 भी हो चुका हुआ है। और अब जो हमने आज का टॉपिक करना है वो आपका है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो
अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 होगा, व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो अब इसके अंदर आपके पास इसके अंदर अपने आंसर क्या लिखना है, ये तो पिंक कलर का लिखा हुआ है, लेकिन इस पिंक कलर की डेफिनेशन को हम पहले देख लेते हैं। इसमें क्या है, अ बॉडी इज़ बैलेंस इफ सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एक्टिंग ऑन इट। बॉडी बैलेंस कब कहलाती है, जब उसके ऊपर जो क्लॉकवाइज मोमेंट मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क जो उस पर क्रिएट हो रहा है, क्लॉकवाइज का मतलब होता है जिस वे में घड़ी घूम रही होती है उस डायरेक्शन में। और ये भी आपको पीछे एक बात वो बुक में नहीं डिस्कस की, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने नोट कर लेनी है इसको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कि टॉर्क स्केलर क्वांटिटी नहीं बल्कि वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क की डायरेक्शन होती है, टॉर्क की डायरेक्शन या क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो जिस तरह से अब ये स्मॉल वेट वाला चिल्ड्रन और ये साथ लार्ज वेट, तो अब ये स्मॉल वेट वाला अपने आप को जब रोटेट करवाने की कोशिश कर रहा है तो किस साइड पे कर रहा है, क्लॉकवाइज, जबकि ये क्योंकि घड़ी इस साइड पे घूमती है। और जो है जो लार्ज वेट वाला ये इसने अपने आप को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करनी है। अब आपके पास ये जो डेफिनेशन है इसको ज़रा और क्लियर होकर देख लेते हैं। अ बॉडी इज़ बैलेंस्ड, बॉडी का बैलेंस्ड होती है अगर उसके ऊपर जितना भी क्लॉकवाइज टॉर्क एक्ट हो रहा है उतना ही उस बॉडी के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एक्ट हो रहा हो, या अगर उसके ऊपर एक से ज़्यादा बॉडीज़ क्लॉकवाइज टॉर्क एक्ट करी हैं तो उन सब बॉडीज़ का टॉर्क ऐड होगा, और जितनी बॉडीज़ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एक्ट कर रही हैं उन सब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स को भी हम ऐड करेंगे। अगर क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे ये बॉडी बैलेंस्ड है, स्टेबल है। तो ये आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल का मतलब उसूल, मोमेंट का उसूल, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के लिहाज से प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हमें ये बात बताता है कि बॉडी उस वक्त बैलेंस होती है जब ये जितना भी क्लॉकवाइज मोमेंट किसी बॉडी पे एक्ट करता है उतनी उस पर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी एक्ट कर रहा हो। अब इसके अंदर क्लॉकवाइज टॉर्क की भी डेफिनेशन इस टॉपिक में लिखी हुई है और एग्जांपल भी है इसमें, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की भी एक डेफिनेशन और एग्जांपल भी है, वो भी आपने इसी क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के अंदर लिखनी है। पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप उसको बताएंगे क्लॉकवाइज टॉर्क का मतलब क्या और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का मतलब क्या है, और साथ ये डेफिनेशन ये डायग्राम बनी हुई है। ये आपके पास जो ए वाली डायग्राम है ये स्पैनर को क्लॉकवाइज घुमा रही है, और जो आपके पास बी वाली है ये आपके पास उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है। तो क्लॉकवाइज जब हम किसी नट को स्पैनर को घुमाते हैं तो किस पर्पज़ के लिए घुमाते हैं, ताकि नट को टाइट कर सकें, और एंटी क्लॉकवाइज जब भी घुमाते हैं तो किस लिए करते हैं, ताकि हम उसको नट को लूज़ कर सकें। A force that turns the spanner in the clockwise direction is generally used to tighten a nut. क्लॉकवाइज टॉर्क किस पर्पज़ के लिए होता है, नट को या किसी भी चीज़ को टाइट करने के लिए। द टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये आपके पास यहाँ तक ये क्लॉकवाइज मोमेंट की डेफिनेशन बन जाएगी। और इसका ऑपोजिट क्या है, ऑन द अदर हैंड टू लूजन अ नट द फोर्स इज अप्लाइड सच दैट इट टर्न्स द नट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर अपने नट को लूज़ करना हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क क्रिएट करते हैं, तो वो उस तरह का जो मोमेंट होगा वो फिर क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये यहाँ से इसका टू लूजन अ नट से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, और एग्जांपल भी इसमें आपकी ये क्रिएट साथ अपने डायग्राम के तौर पर मेंशन कर देनी। फिर उसके बाद ये कुछ डिटेल है। A body initially at rest does not rotate if sum of all the clockwise moment acting on it is balanced by the sum of anti-clockwise moment acting on it। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो ऑब्वियसली फिर वो बॉडी बैलेंस कहलाती है, वो स्टेबल कहलाती है। तो उस वक़्त हमें अगर हम उसके ऊपर नोट करें या ना करें, ये बात कंफर्म होती है कि उसके क्लॉकवाइज मूवमेंट जितने भी हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होंगे। लेट सपोज इस सीसा को अगर आप देखें, सीसा अगर इस पोजीशन के अंदर है, स्टेबल है, तो तभी स्टेबल है कि अगर उसको क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल है। और मतलब इसको आप
एक दूसरे के वाइस वर्सा देख सकते हैं। किस तरह से कि अगर आपको कोई बॉडी स्टेबल नज़र आती है तो कन्फर्म आप समझ जाएंगे कि इसका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल है। और अगर आपको किसी बॉडी के बारे में ये पता हो कि इसका क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है इक्वल है, तो फिर आप खुद से इस चीज़ को रिज़ल्ट निकाल लेंगे कि ये बॉडी फिर लाजमी स्टेबल होनी चाहिए। तो आपने एक ही डेफिनेशन लिखनी है, ऊपर ये आपको दो चीज़ें बताई हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की डेफिनेशन, वो आपने मेंशन कर देनी है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 आ गया, इसको आपने सॉल्व करना है। इसमें लिखा हुआ है कैन अ स्मॉल चिल्ड्रन प्ले विद अ फैट चिल्ड्रन ऑन अ सीसा, कि छोटा चिल्ड्रन बड़े चिल्ड्रन के साथ खेल सकता है। अच्छा नहीं, चिल्ड्रन तो चिल्ड्रन ही होता है, छोटा बड़ा नहीं होता। लिखा हुआ है स्मॉल चिल्ड्रन प्ले विद अ फैट चिल्ड्रन, कि एक स्मॉल चिल्ड्रन एक फैट चिल्ड्रन के साथ क्या खेल सकता है। क्लास में भी हमारे पास काफ़ी फैट हैं वैसे, तो किसी दिन जाकर ट्राई कर लेंगे पार्क में जाके ना। तो लेकिन हमारे पास कुछ ज़्यादा ही फैट है बहरहाल। तो कैन अ स्मॉल चिल्ड्रन प्ले, तो क्या कोई कम वेट वाला हैवी वेट वाले के साथ सीसा पे खेल सकता है? हाँ जी, खेल सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपके पास ये होता है ना कि दोनों टॉर्क इक्वल होने चाहिए ताकि वो एक दूसरे के साथ बैलेंस हो सके। तो टॉर्क के अंदर आपके पास जस्ट जो है वो फोर्स इन्वॉल्व नहीं होती। टॉर्क का फार्मूला होता है F इंटू एल, मतलब फोर्स भी होती है साथ में एल क्या होता है? मोमेंट आर्म क्या होता है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी ने रोटेट करना होता है। तो अब ठीक है, जिसका वेट कम है मतलब उसकी फ़ोर्स कम है, क्योंकि वेट और फोर्स इक्वल टर्म्स होती हैं। तो जिसका वेट कम है उसकी फ़ोर्स कम है, लेकिन वो अगर ज़्यादा डिस्टेंस इस्तेमाल कर लेता है, लार्ज डिस्टेंस इस्तेमाल करता है, तो उसका टॉर्क फिर ज़्यादा हो जाता है। तो जो जिसका वेट ज़्यादा है फिर उसकी फ़ोर्स ज़्यादा है, तो फिर वो अपने डिस्टेंस को कम रखे ताकि उसका टॉर्क भी दूसरे के टॉर्क जितना हो सके और दोनों फिर इजीली जो है वो अप एंड डाउन खेल सके। और अगर दोनों का एक जितना वेट हो तो फिर वो इक्वल डिस्टेंस पर ही बैठेंगे ऑब्वियसली। तो लेकिन अगर वेट इक्वल ना भी हो तो वो खेल सकते हैं। 2 चिल्ड्रन ऑन सिटिंग ऑन सीसा सच दैट दे कैन नॉट स्विंग, अगर वो स्विंग नहीं कर रहा तो हम कहेंगे कि इस सूरत में कोई नेट टॉर्क उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा, मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के साथ कैंसिल हो रहा है और वो एक दूसरे को जो है वो रिजल्टेंट टॉर्क जो है वो ज़ीरो क्रिएट कर रहे हैं फिर। तो जब भी रिजल्टेंट टॉर्क ज़ीरो हो, नेट टॉर्क ज़ीरो हो, तो बॉडी बैलेंस हो जाती है। और क्लॉकवाइज टॉर्क को कौन कैंसिल करेगा? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो ये आपके पास था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अब इसी के साथ आपने एग्जांपल 4.4 है उसको करना है, और प्रॉब्लम आपका 4.10 है, वो दो चीज़ें आपने साथ में करनी है। तो फिर आपका यहाँ तक का जितने भी नोट्स हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगेन सॉरी, जो आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर नहीं बता सका, लेकिन आपने अभी तक जितना आपको काम बताया उसमें आपके कोई क्विज़ नंबर 1 और 2 हो चुके हुए हैं, मीनिंग साइज़ 1 और 2 हो चुकी है, एग्जाम्पल आपकी 4.4 तक, अभी मैं 4.4 करा दूँगा, एग्जाम्पल 4.4 तक हो जाएंगी, और प्रॉब्लम आपके जो है वो 4.10 तक हो जाएंगे, मतलब आपके 7 प्रॉब्लम हो जाएंगे, क्योंकि जो 4.10 है वो इसी एग्जाम्पल की तरह का ही है। तो प्रॉब्लम के 7 हो जाएंगे, 3 प्रॉब्लम के रह जाएंगे, बाकी आपके क्वेश्चन 9 हो चुके हैं जो नोट्स हम बना रहे थे। अब इस एग्जांपल को देख लेते हैं, इस एग्जांपल में क्या है, और फिर जो इससे अगला टॉपिक है सेंटर ऑफ मैथ्स, उसको फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 के तौर पर जो है वो डिटेल के साथ देखेंगे इंशाल्लाह। अब इस एग्जांपल में वो कहता है कि आपके पास एक मीटर रॉड है, मीटर रॉड की लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर और मीटर के अंदर 1 मीटर। अ मीटर रॉड इज सपोर्टेड एट इट्स मिडल पॉइंट O एज शोन इन फिगर। द ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड एट पॉइंट B। ये आपको ब्लॉक नज़र आ रहा है जिसका वेट कितने 10 न्यूटन है। दूसरी साइड पे जो ब्लॉक है उसका वेट आपको पता नहीं है, उसी का वेट आपने फाइंड करना है। फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक दैट बैलेंस इट एट पॉइंट A, कि आपको कितने वेट वाला जो है वो ब्लॉक दूसरे एंड के ऊपर रखना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो सके। अच्छा, जो पहला ब्लॉक आपने रखा हुआ है पॉइंट B के ऊपर, उसका डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर, उसका डिस्टेंस फ्रॉम O, क्योंकि डिस्टेंस कहाँ से मेजर होता है पॉइंट ऑफ रोटेशन से ना, तो वो यहाँ से यहाँ तक O से B कितना है 40 सेंटीमीटर, जबकि O से A का जो डिस्टेंस है जो दूसरा ब्लॉक है आपके पास उसका डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। अब इसका वेट आपको पता है और उसका वेट आपने फाइंड करना है। अच्छा, तो
अब इसमें जो O से B है ये इस B वाले का मोमेंट आर्म है, और O से A जो 25 सेंटीमीटर है वो उस वाले का मोमेंट आर्म है, लेकिन आपने 25 को भी सेंटीमीटर को मीटर में करना है और 40 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना है डिवाइड बाय 100 से। तो मोमेंट आपको सबके पता है। W1 जो इस साइड का वेट है वो आपने फाइंड करना है, W2 जो इस साइड का वेट है वो आपको 10 न्यूटन दिया गया था। जो मोमेंट आर्म W1 वाली साइड का है इस साइड का वो 25 सेंटीमीटर मतलब 0.25 मीटर वो आपको दिया गया है। जो W2 की साइड का मोमेंट है OB वो भी आपको दिया गया है, वो कितना है 40 सेंटीमीटर 0.4 मीटर। तो अब आपके पास जब क्वेश्चन में ये था कि दैट बैलेंस इट के कितनी आप इसका वेट कितना होना चाहिए ताकि ये उसको बैलेंस कर सके। तो अगर इसने बैलेंस होना है तो इधर का टॉर्क इक्वल होना चाहिए, क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होना चाहिए। तो W1 का जो टॉर्क है वो उसको एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहा है और W2 का टॉर्क जो है वो उसको क्लॉकवाइज लेके जा रहा है। तो अब हम लिखेंगे अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, क्योंकि बॉडी बैलेंस से होनी थी। अब क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो कौन सा है, मोमेंट ऑफ W2 जो आपके पास ये राइट के ऊपर है, मोमेंट ऑफ W2 ये क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज किसका था, मोमेंट ऑफ W1 जो इस साइड का था। यही चीज़ें सब आपने उस न्यूमेरिकल में भी प्रॉब्लम 4.10 में भी करनी है, वो इजीली आपसे हो जाएगा। अब अपने मोमेंट का फार्मूला यूज़ करना है F/L, इसने बीच में स्टेप मिस कर दिया। मोमेंट ऑफ W2 के बाद आपने F/L इधर लिखना है और F/L इधर लिखना है, लेकिन इधर लिखेंगे तो आप लिखेंगे F1 और L1, और इस साइड भी लिखेंगे तो F2 L2 लिखेंगे। तो अब यहाँ पर आपने ये यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है कि बुक में, ये W2 जो लिखना था इसने W1 लिख दिया गलती से ना, यहाँ पर इस जगह पर W2 आना था, क्योंकि जो इस साइड पे मोमेंट है ना क्लॉकवाइज मोमेंट वो आपका सारा W2 से बन रहा है और जो एंटी क्लॉकवाइज वो W1 से बन रहा है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट आपका बन रहा है W2 से, एंटी क्लॉकवाइज W1 से। अब इसके नीचे आप जो W2 है ना मोमेंट ऑफ W2 उसके नीचे लिख देंगे F2L2, सॉरी मैंने पहले F1L1 बोल, तो इसके नीचे आपने W2 के मोमेंट ऑफ W2 के नीचे F2L2 और उसके नीचे लिख देना इक्वल टू F1L1। अब इसके नीचे आप यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, F2 को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट 2 को, ये गलती से W1 लिखा, और जो उसका जो L2 है जो उसका मोमेंट आर्म है वो क्या होगा, मोमेंट आर्म ऑफ W2। फिर इस साइड पे जो F1L1 है तो F1 आपके पास फोर्स कौन सी है, W1, और जो इधर का मोमेंट आर्म है वो मोमेंट आर्म ऑफ W1 होगा। ऊपर से अपने डायग्राम साथ में रखनी है, जब मैं वेब को एक्सप्लेन कर रहा हूँ डायग्राम के सामने होगी तो आपको ज़्यादा इजीली ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। तो या आप डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ W2 के नीचे आप लिख दें ना F2L2, F2 मल्टीप्लाई बाई L2, और इधर लिख दें F1 मल्टीप्लाई बाई L1। फिर F2 की जगह आप डायरेक्ट लिख दें W1, W2 यहाँ पर लिखना था, क्या किया हुआ है इसने। तो ये इसने राइट साइड को लेफ़्ट साइड को राइट साइड बार बार आगे पीछे लिखे हुए हैं। तो इसमें मैं आपको जिस तरह से गाइड कर रहा हूँ आपने उसी तरीके से लिख देना है। आपने लिखा मोमेंट ऑफ W2 और इधर आपने लिख दिया मोमेंट ऑफ W1। अब आपने फिर उसके बाद लिख देना है F2L2 इज इक्वल टू F1L1। अब आपके पास उसके बाद आपने लिख देना है W2L2 और F2 की जगह आपने W2 लिख देना है और F1 की जगह आपने W1 लिख देना है। तो और फिर उसके बाद आपके पास W1 के साथ जो मोमेंट आर्म है वो आपके पास OA है, वो आपने OA लिख देना है L2 की जगह पर, और जो W2 है उसके साथ जो मोमेंट आर्म है वो OB है तो वो अपने OB लिख देना है। तो ये स्टेप आपके पास बन जाएगा। दोबारा सुन लें, यहाँ तक आपने लिख देना ना क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, फिर आपने लिखना है मोमेंट ऑफ W2 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ W1, फिर उसके बाद आपने लिखना है F2 मल्टीप्लाई बाई L2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाई L1, फिर आपने F2 की जगह लिख देना है W2 और आगे L2 लिखा रहने देना है, और
जो F1 की जगह पे लिख देना है राइट साइड पर W1, तो राइट साइड पे लिखा जाएगा W1 इंटू L1। अब W1 के साथ जो L1 है वो W1 का मोमेंट आर्म है जो कि आपके पास OA है, W1 का मोमेंट आर्म OA है, और W2 का मोमेंट आर्म OB है। तो W2 के साथ जो L2 लिखा है उसमें आप OB लिख देंगे, और जब W1 के साथ आपके पास L1 लिखा है उसमें आप OA लिख देंगे। तो फिर आपके पास ये स्टेप आ जाएगा, और उसमें फिर आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे OA OB और W2 की, तो वहाँ से आपको W1 मिल जाएगा 16 न्यूटन। इसी तरीके से आपने वो न्यूमेरिकल भी करना। तो यहाँ तक अभी आप अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं, और ऑनवर्ड्स हम सेंटर ऑफ मैथ से स्टार्ट करेंगे अपनी डिस्कशन। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ बस।